कहानी की शुरुआत 1966 से होती है, जहां एक छोटा लड़का अपने कमरे में खेल रहा होता है। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही होती है। वो बाथरूम जाता है और नीचे के कबर्ड को खोलता है, जहां वो अपनी माँ को देखता है बहुत ही अजीब हालत में। उसकी माँ कहती है कि मुझे भूख लगी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आओ। बच्चा फौरन किचन में गया और एक सेब लाकर अपनी मॉम को देता है। उसकी माँ सेब खाती है, जिसके बाद और स्नैक्स मांगती है। कहती है कि क्या वो उसके दोस्त के लिए भी कुछ लेकर आएगा, पर इसी वक्त उसके डैड वहाँ जाते हैं और बच्चे को उसकी माँ से दूर रहने का कहते हैं। लेकिन उसकी माँ तब तक बच्चे को पकड़कर उसे खाने लगती है और सीन इधर ही कट हो जाता है। अब हम 1987 में पहुंचते हैं, जहाँ एक कैमरामैन दिखाया जाता है जो एक आदमी हेरोल्ड के पास उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया था। ये डॉक्यूमेंट्री हेरोल्ड के घर में हुई अजीबोगरीब चीजें और फैमिली के साथ होने वाले हादसे पर होती है। हेरोल्ड कैमरामैन को पानी पिलाता है और ये क्लियर होता है कि अब जो डॉक्यूमेंट्री शूट होगी वो हेरोल्ड और उसके बेटे पर होगी। दरअसल हेरोल्ड के बेटे और उसकी वाइफ की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और उसके बाद सब लोग हेरोल्ड पर शक करने लगे थे। हेरोल्ड चाहता था कि कैमरामैन उसके सच को सबके सामने लेकर आए कि वो कातिल नहीं है। उसने कैमरामैन को एडवांस में पैसे दिए हुए थे और वो दोनों अपना काम शुरू करते। हेरोल्ड कुर्सी पर बैठ गया और कैमरामैन कैमरा सेट करता है, फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। हेरोल्ड अपने बारे में बताने लगा और वो दिन याद करता है जब उसके घर में वो डरावना हादसा हुआ था, यानी जब उसकी वाइफ और बेटे की मौत हुई थी। अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए कि वो कातिल नहीं है, हेरोल्ड अपनी कहानी पूरी डिटेल से सुनाने का फैसला करता है और वो सब बताने लगता है जो अब तक उसने छुपाया हुआ था। फिर हेरोल्ड कैमरामैन को बेसमेंट में लेकर जाता है और उसे वो जगह दिखाता है जहाँ उसकी बीवी की लाश मिली थी। उसने बताया, मैं एक काम के सिलसिले में काफी दूर गया था, लेकिन जब वापिस आया तो मेरी वाइफ की लाश मिली बहुत बुरी हालत में। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो बहुत डरी हुई हो। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उसने बहुत डरावनी कोई चीज देखी थी। उसके हाथ और पैर पर ऐसे जख्म थे जो किसी के काटने की वजह से बनते हैं। हेरोल्ड का कहना था कि इसे जाहिर है पुलिस ने मुझ पर शक किया, लेकिन जब वो दादों के निशान चेक किए गए तो वो मेरे नहीं थे, और दूसरा मेरे खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर मुझे उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। कैमरामैन बातों बातों में हेरोल्ड के बेटे के बारे में सवाल करता है, लेकिन हेरोल्ड उसके बारे में जवाब देने से कतरा रहा था। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा वो भी था। हेरोल्ड बात को टालने के लिए कैमरामैन को अपनी तस्वीरें दिखाने लग जाता है। अब बाहर बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें दिखाकर हेरोल्ड कहता है कि ये लोग सोचते हैं कि इस घर में कोई विच चुड़ैल रहती है जो बेहद खतरनाक है। इतना बोलकर वो जोरों से हंसने लगता है। कैमरामैन वहाँ से जाने का सोचता है, मगर हेरोल्ड उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर रोक लेता है, ये कहकर कि जब तक शूट पूरा नहीं हो जाता तुम यही रुको, ज्यादा टाइम लगाने के भी मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगा। कैमरामैन पैसों की बात सुनकर रुकने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो अपने कैमरे से शूट की गई वीडियोस देखने लगता है। वो बेसमेंट की वीडियो स्लो मोशन में देखता है और जब उसने ब्राइटनेस बढ़ाई तो उसे हेरोल्ड के पीछे एक अजीब सा साला नजर आता है, जो देखकर उसे काफी अजीब लगा। कैमरामैन इससे पहले कुछ बोल पाता, हेरोल्ड उसे बुलाकर पुरानी फिल्म रील दिखाता है। ये रील दरअसल हेरोल्ड की बीवी के मरने के टाइम की। उसकी बीवी की हालत काफी खराब थी और अजीब बात ये थी कि हेरोल्ड ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसे इस सब में कोई भी बात अजीब नहीं लगती। साथ साथ हेरोल्ड ने कैमरामैन को बताया कि लोगों का कहना है कि मेरे घर के नीचे एक विच है जो इंसानों को खा जाती है। ये सुनकर और देखकर कैमरामैन को कुछ होने लगा और वो बेहोश हो जाता है। जब कैमरामैन को होश आया तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। अब हेरोल्ड वहाँ किसी औरत से मिलता है जो उसे कुछ बातें करके वहाँ से चली जाती है। कैमरामैन कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन हेरोल्ड बताता है कि उसके किचन में जो खाना था तुम्हारे लिए उसमें नशा मिलाया गया था, पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, लेकिन फिर मैंने पानी में नशा मिलाकर तुम्हें पीने को दे दिया और तुम बेहोश हो गई। आगे हेरोल्ड कहता है कि मुझे यहाँ सिर्फ ये काम दिया गया है उसके लिए लोगों को पकड़ कर लाना, और तुम भी उसकी तरफ से चुने गई हो, तुम्हें मैंने नहीं चुना। और वो अपने आप को बीजल बुलाती है। वो यहाँ विच की बात कर रहा, कहते हैं कि विच घर के नीचे मुझसे भी कई 100 सालों पहले से ही रह रही है। वो लोगों की कुर्बानियों से जिंदा है और आगे भी रहेगी, क्योंकि लोगों की कुर्बानियाँ सैक्रिफाइसेस उसे मिलती रहेंगी, जिस पर फीड करके वो जिंदा रही। और वो सिर्फ इंसानों का ही मांस खाती है, इसीलिए हर कोई इस घर में आने से डरता था और इससे दूर दूर ही रहता था। विच हर 300 सालों में एक बच्चे को जन्म दिलवाती। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी कुर्बानियां दी थी उसे, जिनमें मेरी अपनी वाइफ भी शामिल थी। बीजल ने मेरी वाइफ की लाश को कुछ दिन तक खाया, उस पर फीड किया, जो चीज देखना हालांकि हेरोल्ड के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन फिर उसने
ان حالات میں جینا سیکھ لیا اور وچ کی ذمہ داری لے لی اسے فیڈ کروانے، یعنی جب تک ہیرولڈ زندہ ہے۔ اب ہیرولڈ کی دوسری بیوی بھی اس کام میں اس کا ساتھ دیتی تھی، یعنی وہی عورت جو اس سے ملنے آئی۔ یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیرولڈ کی آنکھیں بدل گئی، جس سے پتا چلا کہ وہ بھی اب وچ کا غلام بن چکا ہے۔ کیمرہ مین غصے میں آ کر ہیرولڈ کے گلے میں پیچکس گھسا دیتا ہے، جس سے ہیرولڈ گر جاتا ہے اور مرنے لگتا ہے۔ لیکن تب یہ دیکھ کر بیزل وچ کو غصہ آ گیا، وہ اندر آ کر کیمرہ مین کا سر اکھاڑ دیتی ہے، جس سے اس کی بہت بری موت ہو جاتی ہے۔ اس خوفناک حادثے کے ساتھ ہی ہیرولڈ بھی مر جاتا ہے اور اس کی دوسری بیوی اکیلی رہ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 2003 کے ٹائم کو، جہاں ہم ایک نرس کو دیکھتے ہیں جو ہیرولڈ کی وائف کے گھر آئی ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کی۔ ہیرولڈ کی وائف اب بھی وہی رہ رہی ہوتی ہے اور اس کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے، اس لیے نرس اس کی کیئر ٹیکر بن کر آئی۔ اب نرس شارلٹ نام کی ایک کیئر ٹیکر کی جگہ آئی، جو کسی وجہ سے ہیرولڈ کی وائف کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب وہ وجہ کیا تھی جو کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے بھی بیزل کے سامنے قربان کر دیا ہو، یا پھر وہ خود ہی ڈر کر بھاگ گئی ہو۔ نرس ہیرولڈ کی وائف سے ملتی ہے، جو اسے دیکھ کر عجیب سا مسکراتی ہے۔ نرس کچھ سمجھ نہیں پائی اور وہ اسے یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں کہ اس اسمائل کے پیچھے ایک خوفناک کہانی چھپی ہوئی۔ اس کے بعد نرس اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہے، لیکن ہیرولڈ کی وائف کچھ نہیں کھاتی۔ پھر وہ اس کا چیک اپ کرتی ہے اور اس دوران زمین پر ایک ٹیپ ریکارڈر ملتا ہے اسے، جو پہلے والی کیئر ٹیکر شارلٹ کا تھا۔ نرس وہ ٹیپ ریکارڈر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور ہیرولڈ کی وائف کو سنا کر وہاں سے نکلنے لگتی ہے، مگر تبھی اسے وہاں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب وہ دوبارہ ہیرولڈ کی وائف کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ کچھ عجیب باتیں کر رہی ہے۔ ہیرولڈ کی وائف پتہ نہیں کیا کیا باتیں بڑبڑا رہی تھی کہ وہ اسے لے گئی، پہلے شارلٹ کی بہن کو، پھر شارلٹ کو۔ اب یہ سن کر نرس کو سمجھ آتا ہے کہ شارلٹ سے پہلے اس کی بہن بھی یہاں کیئر ٹیکر بن کر آئی تھی۔ اب یہ باتیں نرس کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے ٹیپ ریکارڈر سننے کے لیے۔ جب وہ ریکارڈر پلے کرتی ہے تو اسے شارلٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، جو بتا رہی تھی کہ ہیرولڈ کی وائف کے ساتھ عجیب ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ اتنی زیادہ ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی کہ انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، اور ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، وہ مرنے والی ہے۔ لیکن جب شارلٹ رات میں اس کے پاس گئی تو ہیرولڈ کی وائف کے منہ سے وہ کچھ ڈراؤنی باتیں سن لیتی ہے۔ ہیرولڈ کی وائف نے کہا کہ اس کی وجہ سے شارلٹ کی بہن کو نقصان پہنچا ہے، اب اسے کوئی اور بھی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہیرولڈ کی وائف کسی سے بات بھی کر رہی تھی جس کی آواز کافی ڈراؤنی تھی۔ اب نرس اس ٹیپ ریکارڈر کو کافی غور سے سن رہی ہوتی ہے، جہاں ہیرولڈ کی وائف اسے کہتی ہے کہ بس اب تم اور کسی کو نقصان مت پہنچانا، شارلٹ کی بہن ہی کافی ہے تمہارے لیے۔ پر وہ ڈراؤنی آواز کہتی ہے کہ نہیں، مجھے شارلٹ بھی چاہیے، جس کے ساتھ ہی ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ ساری بات جاننے کے لیے نرس ریکارڈنگ کو آن کر کے ہیرولڈ کی وائف کے پاس رکھ دیتی ہے جب وہ سو رہی، تاکہ نیند میں وہ جو کچھ بھی بولے گی وہ ریکارڈ ہو جائے گا۔ اسی نرس اندازہ لگا لے گی کہ آخر اس گھر میں اور ہیرولڈ کی وائف کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ مگر تھوڑی دیر بعد جب نرس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہیرولڈ کی وائف اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں اور چہرے پر عجیب سی بھیانک مسکراہٹ ہے۔ اسے دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے وہ پوزیسڈ حالت میں ہے، یعنی اسے اس وچ نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ نرس ڈر سے چیخ مارتی ہے، لیکن پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف اس کا برا سپنا تھا۔ اب جب نرس ریکارڈر سنتی ہے تو اسے ہیرولڈ کی وائف کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ کہہ رہی تھی اب بس بہت ہو گیا، وہ اب بس اس پر ہی فیڈ کر لے۔ تبھی اس ریکارڈر سے وہ ڈراؤنی آواز سنائی دیتی ہے جو نرس کو ہیلو کہہ رہی ہو، جس کے ساتھ ہی وہاں عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ نرس کو بہت ڈر لگتا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے، پر وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب نرس نیچے بیسمنٹ میں جاتی ہے جہاں اسے ہیرولڈ کی وائف کی آواز آتی ہے جو مدد کے لیے چلا رہی۔ نیچے آ کر اسے شارلٹ اور اس کی بہن کے ID کارڈز ملتے ہیں، جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہیرولڈ کی وائف نے ہی ان دونوں کے ساتھ کچھ کیا ہے، پر ہم جانتے ہیں کہ یہ کام اس وچ بیزل کا ہے جو ہیرولڈ کی وائف کو بھی کنٹرول کر رہی ہے۔ تبھی نرس اپنے آس پاس کسی کو محسوس کرنے لگتی ہے، تو اس لیے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگنے لگی۔ جلد بازی میں اسے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا جس میں وہ گھس گئی اور اندر شارلٹ کو دیکھتی ہے جو زندہ تو تھی لیکن بہت بری حالت میں۔ نرس نے شارلٹ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن تبھی وہی ڈراؤنی وچ وہاں آ جاتی ہے اور نرس پر حملہ کر کے اسے بہت بری طرح مار دیتی ہے۔ پھر سین شفٹ ہو کر آیا 2013 میں، جہاں ایک نیا کپل اس گھر میں رہنے آتا ہے۔ ہیرولڈ کی دوسری بیوی بھی ماری گئی تھی اور یہ جو کپل تھا وہ ان کے ہی بچے تھے، یعنی ہیرولڈ کا بیٹا اور ان کی بہو نووا۔ نووا کا ہسبینڈ اس گھر کو بیچنے آیا تھا، لیکن نووا ایک بچہ چاہتی تھی اور اس کے ہسبینڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا،
उसे तो बच्चा किसी सूरत भी नहीं चाहिए था, जिससे नोवा काफी दुखी थी। एक रात जब नोवा सो रही थी, उसे बेड के नीचे से आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा की रोशनी में बेड के नीचे देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर उसने बेड के बिल्कुल पास दरवाजे के करीब किसी के पैर देखे। नोवा ने बेड के नीचे झांक कर फिर जब दोबारा देखा तो पैर और करीब महसूस हुए, जो आहिस्ता आहिस्ता बेड के ऊपर आ गए थे। उसने जब शीशे में देखा तो वो समझ दिया कि ये तो मैं ही हूँ, लेकिन बहुत अजीब हालत। नोवा और उसके हस्बैंड की आंखें बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे वो दोनों किसी खतरनाक ताकत के कब्जे में हों। अगले दिन जब उसका हस्बैंड नहीं मिलता तो नोवा उसे बेसमेंट में ढूंढने जाती है। वहाँ उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जो वो अपने साथ ले आती है। फिर उसे एक दरवाजे से आवाज सुनाई देती है और वहाँ एक छोटा बच्चा मिलता है। नोवा उसे अपने पास रखती है क्योंकि उसे हमेशा से एक बच्चा चाहिए था और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही छोटा सा था। वो उसे सीढ़ियों पर बिठाकर खिलाने लगती है, लेकिन नोवा के हस्बैंड को ये बच्चा नहीं बल्कि एक मरी हुई बिल्ली नजर आती है। वो उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक बिल्ली है, ना कि बच्चा, तो वो उसे छीन कर फेंक देता है, लेकिन नोवा को वो बच्चा ही नजर आता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगती है। और ये सब भी और किसी का नहीं बल्कि उस ड्राउनी विच बीजल का काम था, जो नया शिकार ढूंढ रही थी, जो उसे नोवा की शक्ल में मिल भी गया। अगले दिन वो नोटिस करता है कि नोवा और उसका बर्ताव काफी अजीब है। तभी वो पिछली रात की वीडियो देखता है जब दोनों एक साथ थे। ये देखकर वो समझ नहीं पाया कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। वो परेशान हो जाता है। फिर वो बेसमेंट में जाता है पता लगाने के लिए कि क्या बात है, क्योंकि कल रात नोवा वहीं गई। वहाँ उसे एक पुराना कैमरा मिलता है जो हेरोल्ड का था। इस कैमरा में हेरोल्ड की पहली वाइफ की मौत और विच के ड्राउनी वीडियोस होती हैं, जिससे नोवा का हस्बैंड डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। फिर वीडियो और भयानक हो गई, जो देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो नोवा के पास आकर कहता है कि अब इस जगह से निकलने का वक्त आ गया है, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। मगर नोवा अब कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं होती। तभी किसी का फोन आता है जो घर खरीदना चाहता है, जो सुनकर उसका हस्बैंड खुश हो जाता है। रात को जब दोनों साथ थे तो नोवा का हस्बैंड कहता है कि वो पेरिस चले जाएंगे। नोवा को ये बात अच्छी लगती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने हस्बैंड पर हमला करती है। लेकिन पता चलता है कि ये तो बस उसका बुरा सपना था। पर अगली सुबह नोवा के हस्बैंड की जब आंख खुली तो वो नोवा को बहुत बुरी हालत में देखता है, जो उस पर हमला करके सच में उसे मार दी। इस वक्त हमें पता चलता है कि नोवा प्रेग्नेंट है और ये सारा विच का रचा हुआ प्लान था। दरअसल बीजल के 300 साल पूरे हो गए थे और उसे एक नया बच्चा चाहिए था, जो वो किसी इंसान को पोजेस करके पैदा करती। उसने नोवा के हस्बैंड और नोवा को कंट्रोल किया और उनको एक दूसरे के करीब लाई ताकि नोवा प्रेग्नेंट हो सके और उसे वो बच्चा मिल सके, जिसमें आज वो कामयाब हो भी गई थी। कुछ ही दिन में नोवा ने एक बच्चा पैदा किया जो विच ने खा लिया और इस तरह वो अपने आप को और भी ताकत देती है और जवान बना लेती है, क्योंकि बच्चों को खाकर उसे ज्यादा ताकत मिलती थी। अब अगले सीन में एक और नई फैमिली इस घर में रहने के लिए आती है, यानी विच का नया अगला शिकार तैयार हो गया, जबकि बच्चे को पैदा करते हुए नोवा भी मारी गई थी। अब इसी तरह फैमिलीज बीजल के हाथों मरती रहेंगी और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म, ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।